नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, वर्ण हिंदी में कुल कितने होते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है जिसके और अधिक खंड टुकड़े नहीं कर सकते। यानी जो भाषा का उच्चरित रूप है, उच्चारण वाला रूप है, वो ध्वनि कहलाती है, जो सबसे छोटा रूप हो, और लिखित रूप जिसे हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, वह वर्ण कहलाता है। तो वर्ण भाषा और वाक्यों के मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनता है। आइए इसे जानते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा एक पूरा शब्द है, इसको वर्णों के प्रयोग से ये शब्द बना है। चंद्रमा को जब तोड़ते हैं तो च हलंत वाला उसमें अंग प्लस द प्लस र, उसके अंदर अ स्वर मिला है, फिर म और आ स्वर, तो इतने वर्णों के योग से चंद्रमा शब्द बना है। इसी प्रकार निकल ने के अंदर ई मिला है स्वर, के अंदर ए मिला है और ल में ए मिला है। इस प्रकार इन वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। जब मुख से उच्चरित ध्वनि को लिखा जाता है तो वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार वर्ण व छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं कर सकते, वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। अक्षर और वर्ण में भी थोड़ा सा अंतर है मित्रों। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं कर सकते, यानी उसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता है, जबकि अक्षर के अंदर स्वर सम्मिलित होता है। जैसे क और अ, हलंत वाला क जिसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, असम्मिलित नहीं है, वो वर्ण है। और स्वर सहित क है, अगर के अंदर स्वर मिला हुआ है अ, तो वो अक्षर बन जाता है। यानी स्वर रहित जो वर्ण होता है, जो व्यंजन होता है, वो वर्ण कहलाता है, और स्वर सहित जो वर्ण होता है वो अक्षर कहलाता है। वर्णमाला, जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे जिसमें 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर, और 2 अयोग वा, अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। और उसके अलावा होते हैं 33 व्यंजन, जिसमें से क से लगा करके म तक 25 स्पर्शी व्यंजन, या जिन्हें वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी अक्षर है वो अपने 5-5 के वर्गों के अंदर, जैसे क से लेकर अंग तक, च से लेकर य तक, ट से लेकर ण तक, त से लेकर न तक और प से लेकर म तक, सब अपने अपने वर्गों में है। 5 अक्षरों का एक वर्ग है, इसीलिए इनके वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इनके अलावा यर अलव है, जिनको अंतस्थ वर्ण बोला जाता है, वो 4 होते हैं, और स और ह, ये 4 उष्म वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन 33 हो जाते हैं। अगर 4 संयुक्त व्यंजनों को इसमें जोड़ दिया जाता है, क्ष, त्र, गे और स्र, और 2 अतिरिक्त वर्ण जिन्हें उत्सिप्त वर्ण बोला जाता है, ड और ड, इस प्रकार इन सबको अगर जोड़ा जाए, यानी 11 स्वर प्लस 2 अयोग वा प्लस 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त या उत्सिप्त व्यंजन, तो कुल मिला के वर्ण हिंदी में 52 हो जाते हैं। ये जो 52 वर्ण है, इनके भी अलग अलग भेद हैं, 2 भेद हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के 2 भेद होते हैं।
स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। यानी स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है जिनको किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन स्वतंत्र होती है। व्यंजन स्वरों के ऊपर आश्रित होते हैं, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप उच्चारित होते हैं। दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन नहीं बोल सकते, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और उनका उच्चारण भी स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, इस प्रकार कुल 11 स्वर है। स्वरों के भी आपस में भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। मूलतः 3 भेद संस्कृत में चलते हैं, हिंदी में 2 भेद दिया है, लेकिन मूल क्योंकि हिंदी संस्कृत से आई है इसलिए ऋष्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋष्व स्वर जिसे लघु स्वर भी बोलते हैं, और दीर्घ स्वर जिसको गुरु स्वर बोलते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि जो दीर्घ स्वर है वो एक से अधिक स्वरों के योग से बना है। ऋष्व स्वर 4 आते हैं, अ, ई, उ और री। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ऋष्व स्वर कहते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं। ऋष्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋष्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जो दीर्घ स्वर है ये किसी न किसी 2 स्वरों के संधि से बना है। जैसे आ है, ये अ प्लस ए से मिलकर बना है। बड़ी ई है, छोटी ई प्लस छोटी से मिलकर बना है। उ है, छोटा उ प्लस छोटा उ से मिलकर बना है। ए, अ प्लस ई से मिलकर बना है। ऐ, अ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ, ए प्लस उ से मिलकर बना है। और औ, ए प्लस ओ से मिलकर बना है। इस प्रकार जो भी दीर्घ स्वर है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम आदि। प्लुत स्वर का चिन्ह अस है। इस प्रकार इसका प्रयोग प्राय दूर से पुकारते समय, जब दूर से किसी को आवाज़ दी जाती है तब प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, इनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ए को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। हिंदी में स्वरों की मात्रा निम्न प्रकार है, जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की होती है, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है, लेकिन इस अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। जब किसी व्यंजन में ए की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे क, च, झ, ठ, त, थ। इन वर्णों के नीचे जो हलन चिन्ह लगा है इसका मतलब ये है कि इनमें स्वर सम्मिलित नहीं है। जैसे इसमें स्वर शामिल करते हैं तो इनके नीचे की मात्रा हट जाती है। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता है। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे क, इनमें से हलंत हट चुका, स्वर सम्मिलित है, च, झ, ठ, त, थ आदि। रीक की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है। जैसे रे में उ तथा उ की मात्राएं उसके नीचे या ऊपर न लगकर रे के मध्य में लगती है। बाकी जो स्वर है उनके नीचे मात्रा लगती है, जबकि रे के बीच में या मध्य भाग में लगती है। जैसे रे में उ, रू, रुपया, रुचि, रुस्तम। और इस प्रकार रे में बड़ा उ, रू, रूप, रूट, अमरूद। इस प्रकार अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह 2 वर्ण होते हैं जिन्हें अयोगवा कहते हैं। यानी ये किसी के साथ जुड़ करके वहन नहीं होते हैं, जुड़ करके नहीं चलते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होने के कारण इनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में।
ये न स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनम। व्याकरण की दृष्टि से अंगय को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। यानी जो न स्वरों में गिना जाता है न व्यंजन में गिना जाएगा उनको अयोगवा कहा जाएगा। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, पे के ऊपर बिंदी, रंक, रे के ऊपर बिंदी, गंध, गै के ऊपर बिंदी आदि, यह अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, आँख, अंगूठी, इनके ऊपर जो लगा है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का एक नियम होता है, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे मैं यानी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है ऑलरेडी, तो उसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। नहीं, शिरोरेखा के ऊपर ही की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ चंद्र बिंदु न होकर के अनुस्वार होगा। इसी प्रकार क्यों केंद्र। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है। ये स्वर नहीं है, लेकिन इसे एक के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः है, प्रतः है, स्वतः है, प्राय, शनै आदि। आगे ध्वनि ओ, ये अंग्रेजी भाषा के स्वरों से हिंदी भाषा में आई है, अर्थात अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफी, बॉल आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है? आप अभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी आधार पर इसमें कुछ अंतर होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल और केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के अंदर वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जैसे हंस अनुस्वार है और हंस अनुनासिक है।